हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम सब्जेक्ट कोड 203 बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का चैप्टर फर्स्ट डीसी सर्किट का टॉपिक 1.4 किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। इससे पहले अपन ने इसी चैप्टर का टॉपिक 1.1 रेजिस्टेंस एंड इट्स रेसिस्टिविटी, 1.2 resistance and 1.2 ohms law and 1.3 पैरेलल एंड सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ा था। आज हम 1.4 किरचॉफ्स लॉ पढ़ेंगे। अपन ने 1.1 में पढ़ा था कि रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि रेजिस्टेंस एक किसी मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर है कि वह अपने अंदर से आसानी से चार्ज को फ्लो नहीं होने देता, हुआ है उसको रोकता है ना। तो जो उस मटेरियल की एबिलिटी प्रॉपर्टी जो कि अपने अंदर से करंट या चार्ज फ्लो नहीं होने देती, उस प्रॉपर्टी को अपन ने नाम दिया था रेजिस्टेंस कहा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था रेसिस्टिविटी क्या होती है। रेसिस्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इसकी इकाई ओम मीटर होती है। फिर मैंने बताया था कि रेसिस्टिविटी के आधार पर अपन मटेरियल को 3 भागों में बांटा था: गुड कंडक्टर यानी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर की जो रेसिस्टिविटी कम होती है तो वो गुड कंडक्टर होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कॉपर और एल्यूमिनियम। उसके बाद मैंने बताया था कि जो इंसुलेटर है उसकी रेसिस्टिविटी बहुत हाई होती है। इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया माइका और पेपर का। इसके बाद मैंने सेमी कंडक्टर जिसकी जो रेसिस्टिविटी होती है ना, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। उसके बाद मैंने आपको बताया था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ मैंने बताया था कि जो करंट किसी कंडक्टर के अंदर या किसी रेजिस्टर के यानी कंडक्टर के अंदर करंट और वोल्टेज के बीच में जो रिलेशनशिप बताते हैं अपन, उस लॉ को ओम्स लॉ कहा था। उसने बताया था ओम्स लॉ ने कि किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाला करंट उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके प्रोपोर्शनल होता है। या कैसा कहते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो फ्लो होने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होगा, यानी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है ना, नॉन ओमिक रजिस्टर, जिसमें बताया था कि जो ओमिक यानी जो कंडक्टर ओम्स लॉ को बिहेव करते हैं, यानी जो कंडक्टर ओम्स लॉ को बिहेव करते हैं उनको अपन ने कहा था कि ये ओमिक कंडक्टर हैं, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते उनको अपन ने बोला कि नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है या रजिस्टर है या कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि सीरीज कनेक्शन क्या होता है। सबसे पहले ये पढ़ाया था मैंने, सीरीज कनेक्शन में बताया था कि आप एन नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है और प्रत्येक रजिस्टर के 2 एंड होते हैं, एक फर्स्ट एंड बोलो और सेकंड एंड बोलो, और एंड टू एंड आप उनको कनेक्ट करते जाएं। यानी पहले एंड से किसी रजिस्टर का पहला एंड बैटरी टर्मिनल से कनेक्ट है, दूसरा एंड उसका दूसरे रजिस्टर के पहले एंड से कनेक्ट होगा, ऐसे तीसरे का पहला एंड दूसरे एंड से कनेक्ट होगा, ऐसे एन एंड तक चलेगा। और एन एंड का रजिस्टर बैटरी के नेगेटिव या दूसरे टर्मिनल से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, ये इस तरह का कनेक्शन सीरीज कनेक्शन बताया था मैंने आपको। इसमें जो करंट को फ्लो होने का पाथ एक था, यानी सब जो भी कंडक्टर या जो भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है उनमें सेम करंट फ्लो होता है ना, और उनके अक्रॉस एक सोर्स वोल्टेज है V, है ना। तो जब उनमें करंट फ्लो हो रहा है तो ओम्स लॉ के अनुसार उनका खुद का भी इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप होता है। ये वोल्टेज ड्रॉप, टोटल वोल्टेज ड्रॉप उनका समेशन सोर्स वोल्टेज V के बराबर होता है। मैंने ये आपको पहले बताया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था पैरेलल कनेक्शन में बताया था कि 2 एंड रजिस्टर है जिनके एक सबका पहला एंड एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं और सबका दूसरा एंड सेकंड पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और फिर उसको अगर अपन सोर्स से या बैटरी से जोड़ते हैं तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है उसको अपन ने क्या कहा था, पैरेलल कनेक्शन। इसमें क्या होता है कि सभी जो एलिमेंट है रजिस्टर उनके अक्रॉस सेम वोल्टेज अप्लाई होता है। ठीक है, और क्योंकि इनके अलग अलग पाथ बना होता है तो इनमें जो फ्लो होने वाली करंट है अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग करंट होती है, वो डिपेंड करता है उनका रेजिस्टेंस कितना है उसके अनुसार।
जैसे दो अपन मान के चलें कि दो अपने पास रेजिस्टेंस है या दो पाथ हैं जिसमें एक का रेजिस्टेंस ज़्यादा है एक का कम है, तो कम वाले में ज़्यादा करंट फ्लो होगा और ज़्यादा वाले में कम करंट फ्लो होगा, बाई ओम्स लॉ अपन निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कराई थी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मैंने समझाया था कि किस तरह से अपन इसका न्यूमेरिकल आसानी से ओम्स लॉ के द्वारा सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ्स, जिसने ये 1847 में एक लॉ दिया था जिसको अपन किरचॉफ्स लॉ कहते हैं। इन्होंने बताया था कि ओम्स लॉ अकेला किसी सर्किट को एनालाइज करने के लिए सफिशिएंट नहीं होता, इसलिए उसने क्या किरचॉफ्स लॉ को के साथ में अगर अपन ओम्स लॉ भी ले लें और किसी सर्किट को एनालाइज करें तो आसानी से अपन कॉम्प्लिकेट सर्किट को भी आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये एक पावरफुल टूल था जो कि किसी भी कॉम्प्लिकेट सर्किट को आसानी से हल करे और उसके जो एलिमेंट है उनके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, उसके अक्रॉस करंट क्या फ्लो हो रहा है, उनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, ये आसानी से अपन इन लॉ के द्वारा पता लगा सकते हैं। अगर दो चीज़ अपन इनमें से पता है तो एक आसानी से अपन निकाल सकते हैं। ठीक है, उन्होंने दो लॉ दिए थे किरचॉफ्स के, एक दिया था किरचॉफ्स करंट लॉ जिसको केसीएल कहते हैं, उसका दूसरा नाम किरचॉफ पॉइंट लॉ भी है। दूसरा दिया था किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ जिसको केवीएल कहते हैं। किरचॉफ्स लॉ का दो जगह मेनली यूज होता है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, किसी कॉम्प्लिकेट सर्किट में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस याद करना है तो किरचॉफ्स लॉ से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कि किसी कॉम्प्लिकेट सर्किट के इंडिविजुअल एलिमेंट में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो अपन को ज्ञात करना था, विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स लॉ आसानी से अपन प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये दो चीज़ अपन को प्राप्त हो जाए तो प्रत्येक एलिमेंट के अक्रॉस क्या वोल्टेज है वो भी अपन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। तो ये दो इसके यूज थे। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ किरचॉफ्स लॉ क्या होता है। पहला किरचॉफ्स करंट लॉ या किरचॉफ पॉइंट लॉ कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ जो करंट लॉ है मेनली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। मतलब किसी सिस्टम में अपन कह सकते हैं कि चार्ज हमेशा कांस्टेंट होता है, न उसमें अपन एक्स्ट्रा चार्ज ऐड कर सकते हैं न उसमें से कोई एक्स्ट्रा चार्ज निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। इसका पहला जो इसका स्टेटमेंट है आ गई है, नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा है किरचॉफ पॉइंट लॉ या पहला जो किरचॉफ पॉइंट लॉ और करंट लॉ। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि किसी सर्किट में किसी एक नोड पे टोटल करंट होगा वो जीरो होगा। कैसे, उस पर जो आने वाली करंट धारा है और जो जाने वाली धारा है दोनों का योग क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको अपन इस दो फिगर की सहायता से अपन समझ सकते हैं। फिगर ए है, फिगर ए में मैं कह रहा हूँ कि कुछ करंट इस पर आ रहा है कुछ करंट जा रहा है और नोड ए है, उस पर नेट करंट क्या है ये अपन को पता है, इसके अनुसार जीरो होना चाहिए। ठीक है, मान के चलेंगे अपन एक साइन कन्वेंशन मान के चलेंगे कि जो करंट ए नोड की तरफ आ रहा है उसको अपन पॉजिटिव लेंगे, जो ए के तरफ से जा रहा है उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ देखता हूँ मैं I1 एंड I4 तो इसकी तरफ आ रहा है, जबकि I2, I5 और I3 नोड से वापस जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मैंने देखता है कि I1 को पॉजिटिव लिया, माइनस I2 को नेगेटिव, I3 को नेगेटिव, फिर I4 को पॉजिटिव, I5 को नेगेटिव, दोनों का समेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो I1 प्लस I4 इजिकल टू आ गया I2 प्लस I3 प्लस I5। तो यहाँ से एक प्रूफ हो गया कि इनकमिंग करंट इजिकल टू आउटगोइंग करंट के बराबर है।
इसी तरह हम सिमिलरली फिगर बी में देखेंगे। फिगर बी में देखेंगे कि एक करंट आई आ रहा है और वो 4 करंट में या 4 भागों में डिवाइड हो रहा है। 4 भागों में कौन कौन से डिवाइड हो रहा है? I1, I2, I3 और I4 में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो I को यहाँ पॉजिटिव मानेंगे, बाकी I1, I2, I3, I4 को अपन नेगेटिव मानेंगे। तो यहाँ अपन करके देखें I प्लस माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I4 इक्वल टू 0। तो यहाँ I इक्वल टू किसके बराबर आ गया? I1, I2, I3, I4 के बराबर आ गया है ना। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 के बराबर। तो यहाँ अपना प्रूफ हो गया कि समेशन I इक्वल टू 0 एट जंक्शन। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, वो अपन सॉल्व कर लेते हैं। अपन को दे रखा है यानी एग्जाम यूजिंग किरचॉफ्स करंट लॉ एंड ओम्स लॉ, यानी दोनों नियमों को अपन को यूज करना है, किरचॉफ्स करंट लॉ को, ओम्स लॉ को। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज बी इन द गिवन द डायरेक्शन ऑफ द टू करंट सोर्स आर शोन इन फिगर। ठीक है, तो अपन को क्या करना है इसमें? फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड पोलरिटी ऑफ वोल्टेज बी इन द फिगर डायरेक्शन ऑफ द टू करंट सोर्स। अच्छा, टू करंट सोर्स दे रखा है अपन को, एक 30 एम्पेयर का, एक 8 एम्पेयर का दे रखा है। ठीक है, तो लेट अस अपन क्या डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। I1 और I2 दो इनकी डायरेक्शन असाइन कर देते हैं। 2 ब्रांच है, एक तो 2 ओम वाली ब्रांच है, एक 6 ओम वाली ब्रांच है, सॉरी एक 2 ओम वाली ब्रांच है और एक 6 ओम वाली है, एक 4 ओम वाली है। इसमें जो भी वोल्टेज दे रखा है उसका अपन को पोलरिटी असाइन करनी है उसके साथ में, और V का मैग्नीट्यूड क्या है वो ज्ञात करना है, इसमें ये है। ठीक है, चलो करते हैं। अपन नोड ए पे लेते हैं। नोड ए पे क्या अपन को पता है, इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट के बराबर होगी। इनकमिंग करंट क्या है? एक तो ए है 30 एम्पियर है ना, एक ये है 8 एम्पियर जो कि आउटगोइंग है। तो इनकमिंग करंट तो इसमें कौन कौन सी होगी? एक तो 30 प्लस I2 कौन सी मानी अपन ने? I1 इधर जा रही है, I3 इधर जा रही है ना। I2 इसको माना, I2 जो बीच वाली ब्रांच है उसको मैंने I2 माना, तो I2 प्लस 30, बाकी I1 जा रही है, I3 यहाँ से जा रही है और 8 एम्पियर, I1 प्लस I3 प्लस 8। यहाँ से मुझे एक इक्वेशन लिखी, I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 22 आ गई। ठीक है, अब मैं ओम्स लॉ आगे अप्लाई करूँगा। I1 क्या होगा अगर मैं इसको 0 वोल्टेज मानूँ, है ना। I1 क्या होगा? I1 होगा, इसको 0 मानूंगा तो ये भी है, क्योंकि ये कब तीनों पैरेलल में कनेक्ट है अपन को दिख रहा है। 2 ओम ये सोर्स, करंट सोर्स और V वाला, AB वाला और ये I3 वाला और 8 एम्पियर, 3 चारों यानी 5 ब्रांच क्या है पैरेलल में। इसको मैं 0 वोल्टेज मान लूँगा, एक को V वोल्टेज मान लिया क्योंकि दे रखा है V। तो अपन जो ये आएगा I1 आएगा V/2 के बराबर, इसी तरह I3 आएगा V/4 के बराबर और I2 आएगा माइनस V/6 के बराबर है। माइनस क्यों है? क्योंकि इसकी जो करंट की फ्लो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है, इनको मैं जो अपनी इक्वेशन निकली थी I1 माइनस I2 प्लस I3 इक्वल टू 22 उसमें रखूँगा, तो सॉल्व करूँगा तो ये I1 इक्वल टू V/2 यानी 12 एम्पेयर आएगा, I2 माइनस 4 एम्पेयर आएगा, I3 6 एम्पेयर आएगा। तो नेगेटिव साइन क्या बताता है? नेगेटिव साइन ये बताता है कि अपन ने जो डायरेक्शन लिया I2 की वो गलत ली है। करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा। कितना फ्लो होगा? 4 एम्पेयर फ्लो होगा। ठीक है, अब वोल्टेज कितना है? 24 वोल्टेज आया। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगा तो इसकी पोलरिटी क्या हुई? यानी ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव इसकी पोलरिटी होगी। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही।